हर एक एलिमेंट जो आ रहा है वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जी यार बाउंड बढ़ते सीक्वेंस की वैल्यू घटती जा रही है। तो वैल्यू घट रही है, इसका मतलब क्या है? सभी लोगों को तैनवरिया का नमस्कार। आप सभी लोगों को तैनगोरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ एक बार फिर आपके अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल तैनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले 7-8 सालों से बीएड करे हुए छात्र छात्राएं बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एलटी ग्रेड टीजीटी की वैकेंसी आखिरकार आ ही गई, जिसका सिलेबस मुख्यतः 90% आप में से सभी बच्चों को पता चल चुका है। और जैसा कि आप सभी मुझे जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों से हमारा चैनल हायर मैथमेटिक्स के लिए जाना जाता है। बीएससी, एमएससी और आईआईटी जेईई, सीएसआईआर, नेट और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ आप सभी लोगों के विश्वसनीय चैनल फीलिंग वाली यूट्यूब चैनल फीलिंग वाली क्लास में आप सभी बच्चों को कराया जाता है। तो उसी भरोसे को कायम रखते हुए आज से शुभारंभ करने जा रहे हैं। वैसे तो सभी लोगों ने बहुत पहले से ही अलग अलग टीचरों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपने पेड कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, लेकिन हमेशा की तरह हमारा चैनल आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो एक बार पुनः आगाज होने जा रहा है अपनी पुरानी उस रुकी हुई फीलिंग वाली सीरीज का, जो बीएससी और एमएससी में चला करती थी। अब वही फीलिंग वाली क्लास, प्रैक्टिकली फील करने वाली क्लास, आपकी एलटी ग्रेड सीरीज का आज से शुभारंभ होने जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल फ्री में आप सभी लोगों को यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड का मैथमेटिक्स कराया जाएगा। मैंने काफी सारे चैनल्स को देखा, काफी लोग यूट्यूब पर फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सभी का कंटेंट भाई साहब बच्चों वाला है। क्योंकि एक बात आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से पता है और मैं भी इस चीज को एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर कर दूंगा आप लोगों को कि भाई साहब पेपर का लेवल 2018 वाला सोच करके मत चलना। पेपर के लेवल में 90% क्वेश्चन आपके इस बार ग्रेजुएशन से आने वाले हैं और ग्रेजुएशन के वे सारे टॉपिक्स आने वाले हैं जिनको मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कराया था। बस फर्क इतना है कि समय 2 घंटे का है, तो उन्हीं क्वेश्चनों को मुझे आपको ट्रिक से बताना पड़ेगा। और बाकी बात आपका मेंस का जो पेपर होगा वहां पर मुझे आपको थ्योरेटिकल कराना पड़ेगा। कोई टेंशन नको लेने का, फुल शुद्ध देसी भाषा, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम सब कुछ संग संग चलने वाला है। तो एक बार मैं आपका सभी लोगों को सिलेबस रिकॉल करा दूं। सबसे पहले मैं शुरुआत करने जा रहा हूं हम सभी का सबसे प्यारा टॉपिक रियल एनालिसिस के बारे में, जो कि काफी बच्चों को टफ लगता है, लेकिन स्टार्टिंग हम टफ चीज से ही करेंगे। अब देखो इसको कितना इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज का पहला लेक्चर है और वीडियो को अंत तक पूरा देखना, मजा आ जाएगा, फीलिंग करा दूंगा। तो देखिए रियल एनालिसिस के अंदर हमको पढ़ना पड़ेगा सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बीएससी में कराया है और फिर से करा दूंगा, वरना आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हो। पिछले 5 साल का बच्चों का विश्वास जुड़ा हुआ, हजारों बच्चे मुझसे पढ़ के गए हैं। शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा बीएससी का जिसने मेरे चैनल से मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ा होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा दूँ। आपको भी पता है, जो बच्चे मुझे पुराने से जानते हैं, मेरी फीलिंग वाली सीरीज में क्या जोरदार फीलिंग आती है सबको पता है। टेंशन नको लेने का अपन है। इधर आगे बढ़ते हैं। बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंसेस, इसके बाद आपका आता है कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, पॉजिटिव टर्म्स, कंपैरिजन टेस्ट आ गया आपका, कॉची रूट टेस्ट आ गया, डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट आ गया, रैप टेस्ट आ गया, लॉगरिथमिक टेस्ट आ गया, डे मॉर्गन एंड बिटांड टेस्ट आ गया और अल्टरनेटिंग टेस्ट आ गया और लेबनीज टेस्ट आ गया। सारे के सारे टॉपिक मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा रखे। बस रियल एनालिसिस में हमको बस इतना ही पार्ट पढ़ना है। इतना टुकड़ा समझते हो, बीएससी के केवल स्टार्टिंग के 2 यूनिट, बस पहला आपका रियल एनालिसिस वाला यूनिट इतना ही इसमें दिया हुआ है। तो टेंशन नहीं लेने का, बहुत ही जोरदार तरीके से आगाज कर रहे हैं। एक रफ नोट और पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली पहली क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा तो देखिएगा, मैं मानता हूं कि बोर्ड पर थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्शन का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि भाई साहब ये व्हाइट बोर्ड है और लाइट लगा रखी है, वरना फिर अंधेरा हो जाता है, फिर रिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन तब भी मैं ऐसी पूरी कोशिश करूंगा कि रिफ्लेक्शन से आप बच जाओ और थोड़ा बहुत आप भी कोशिश करना देखने की, समझने की, कि रिफ्लेक्शन के साथ साथ आप लोग देख भी पाएं। क्योंकि व्हाइट बोर्ड में की समस्या आती है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करोगे तो मैं डिजिटल बोर्ड ले पाऊंगा, जिससे आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर से स्टार्टिंग करते हैं। रियल एनालिसिस का आपका पहला टॉपिक। तो सीक्वेंस होता क्या है, आप सभी बच्चों को पढ़े हुए बहुत समय हो गया, या काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अभी कुछ समय पहले से भी पढ़ रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा, बेसिक टू एडवांस में आप सभी लोगों को लेकर के जाऊंगा। तो सीक्वेंस आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा था, सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी। स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। तो नाम आ रहा है सीक्वेंस, अनुक्रम। तो हमें छोटी क्लास में बताया गया है कि अनुक्रम क्या होता है कि अगर एवरी एलिमेंट इन अ डेफिनेट पैटर्न में हमें दिखाई दे जाए, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट हमको एक निश्चित क्रम में अगर देखने को मिलता है, तो उस रूपरेखा को हम भाई साहब सीक्वेंस कह देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो ध्यान से, 1, 3, 5, 7। क्या आप लोगों ने देखा कि इसमें क्या एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है? यहाँ पैटर्न फॉलो ये हो रहा है कि हर एक के बीच में 2 का अंतर है, हर एक के बीच में 2 का अंतर है, हर एक के बीच में 2 का अंतर है। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो आ रहा है वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पैटर्न क्या है कि हर एक एलिमेंट में 2 का अंतर आएगा। तो बस ऐसे ही समझ जाओगे। और मुख्य पहचान होती है इनके बीच में लगा होगा कॉमा।
तो वे सारे के सारे नंबर जिनके बीच में एक निश्चित एक क्रम होता है, एक निश्चित पैटर्न होता है, उनको भाई साहब सीक्वेंस कह देते हैं। ये छोटे से हम लोग सीख करके आए थे परिभाषा को। नीचे देख लो 1, 4, 9, 25 सबको दिख रहा है, ये सारे के सारे स्क्वायर हो रहे हैं। नेचुरल नंबर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ये है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर नहीं है, इसमें 5 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे 16 आएगा 4 का स्क्वायर। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सीक्वेंस बेसिकली कुछ नहीं होता है। अगर हम नंबरों को एक निश्चित पैटर्न में लगा के रख देते हैं तो वो सारे के सारे नंबर अपने आप में एक सीक्वेंस का निर्माण कर देते हैं। ये होगी बच्चों वाली परिभाषा। अब थोड़ा हायर लेवल पर बात करते हैं, थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल पर बात करते हैं। तो भाई साहब देखो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज अ फंक्शन। मैं यहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ जिससे आप लोगों को एकदम प्रॉपर दिखाई दे, रिफ्लेक्शन का सामना ना करना पड़े। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज अ फंक्शन। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एक प्रकार का फंक्शन होता है। फंक्शन माने जानते हो सभी बच्चे? अभी सब बताऊंगा। फंक्शन का मतलब होता है मशीन, फंक्शन माने होता है मशीन। तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एक प्रकार की मशीन होती है, एक फंक्शन होता है विच मैप्स नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। देखो मैप्स का मतलब होता है उसकी शक्ल दूसरी शक्ल में चेंज करना, ट्रांसफॉर्मेशन कर देना, वो मैपिंग हो गई। अभी आपको शुद्ध देसी भाषा में समझाता हूं, देखो ध्यान से। तुम गन्ने के जूस की दुकान पे गए, ये जूस की मशीन है, ये भाई साहब जूस की मशीन है। अब ये क्या करती है, ये गन्ने की मैपिंग से जूस बनाती है। देखो ध्यान से, हमने इसके अंदर गन्ना डाला, ये हमारी मशीन है। तो गन्ने का क्या मिलेगा हमें? गन्ने का हमें मिलेगा जूस। हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा जूस। तो यहाँ पे मैपिंग हो गई, गन्ना ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें? गन्ना जूस बन गया, गन्ना जूस में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये मशीन लगी है बीच में, इसको फंक्शन कह रहे हैं। जो डालना है इसके अंदर से, इसको इनपुट कह रहे हैं, INPUT। और जो मिल रहा है इसे कह रहे हैं आउटपुट। तो असल में जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है वो एक प्रकार की मशीन है जो करती क्या है, जो अपने अंदर नेचुरल नंबर को डालती है और रियल नंबर को निकालती है। नेचुरल नंबर को डालती है, रियल नंबर को निकालती है। जिस प्रकार से गन्ने की जूस की मशीन गन्ने को डालती है और जूस को निकालती है, तो कहा जाएगा कि गन्ने की जूस की मशीन गन्ने को मैप कर रही है जूस पर। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? मैपिंग का मतलब समझे कि नहीं समझे? इसकी शक्ल ऐसी हो गई, इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो गया, तो कहा जाएगा कि गन्ने की मैपिंग होगी जूस, ये मैप हो गया। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? सेम वैसे ही सीक्वेंस काम करता है। सीक्वेंस कैसे काम करता है? नेचुरल नंबर को अपने अंदर लेता है, नेचुरल नंबर यहाँ से आते हैं, अंदर घुसते हैं, इनपुट में जाते हैं, और जो मिलता है वो तुम्हें आउटपुट मिलता है रियल नंबर में। क्या मिलता है तुम्हें? रियल नंबर में आउटपुट मिलता है। तो ऐसी मशीन जो नेचुरल नंबर को रियल नंबर बना दे, या ऐसी मशीन जो नेचुरल नंबर को रियल नंबर में ट्रांसफॉर्म कर दे, उस मशीन को भैया ऐसी मशीन को हम बोल देते हैं फंक्शन, मैथमेटिकली। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? तो सीक्वेंस ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, नेचुरल नंबर को रियल नंबर पे ट्रांसफॉर्म करता है, या नेचुरल नंबर की मैपिंग रियल नंबर से करवा देता है। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसका सिंबल देखो ध्यान से, F। इस दो रेशियो को बोलते हैं सच दैट, F सच दैट N मैप R। इसका मतलब समझो, मशीन लगा रखी है, नेचुरल नंबर जा रहे हैं, मैपिंग है रही है, कहाँ पे पहुंच रहे हैं? ये पहुंच रहे हैं रियल नंबर पे। अभी उदाहरण देके समझाऊंगा, काहे टेंशन लेते हो, बस अपने दिमाग में डाल लो कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में हमेशा हम नेचुरल नंबर को घुसाएंगे और रियल नंबर को पाएंगे। नेचुरल नंबर इन, रियल नंबर आउट। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? तो इस पूरे फंक्शन को, इस पूरी मशीन को कहते हैं हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर F सच दैट N मैप R। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, जिसको कुछ नहीं आता है उसको भी सब कुछ आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, उनको ध्यान से समझो। यहाँ पे जिस चीज को हम अंदर डालते हैं या जिसको हम इनपुट कह रहे हैं, उसको बोलते हैं भाई साहब डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। हिंदी वाले बच्चे जानते हैं, कक्षा इंटर करके जो निकले हैं, BSc करके जो निकले हैं, इसको प्रांत कहते हैं। और जहाँ पे ये चीज पहुंच रही है, ये कहाँ मैपिंग हो रही है? रियल नंबर में जाके मिलेंगे हमें, रियल नंबर पे मैपिंग करा रहे हैं ये फंक्शन हमारा। तो जहाँ पे मैपिंग होती है उसे बोलते हैं पूरे को कोडोमेन। इस पूरे को बोलते हैं कोडोमेन। और गिनती के जितने नंबर हमारे मिलेंगे हमें, उन्हें बोलते हैं रेंज। जो हमें मिलेगा हमें, उसे बोलते हैं रेंज। अभी एग्जांपल दूंगा, एकदम फुल HD क्वालिटी में क्लियर हो जाएगा, टेंशन आपको लेने का। अच्छा ठीक है। अब सीक्वेंस का सिंबल क्या होता है भाई साहब? तो सीक्वेंस का सिंबल काफी सारे होते हैं, लेकिन तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, इन्हीं में से एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। देखो ऐसा तीर लगाओ, ऐसा तीर लगाओ, बीच में AN लिख दी। AN का मतलब है सीक्वेंस को N पद, या FN लिख दी, जिस तरीका होता है नोट कर के, या करली ब्रैकेट बनाया तो AN लिख दी, या करली ब्रैकेट बनाया तो FN लिख दी। ये तरीके होते हैं सारे सीक्वेंस को डिनोट करने के। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, F1 का मतलब क्या है? पहला टर्म। F2 का मतलब क्या है? दूसरा टर्म। F3 का मतलब क्या है? तीसरा टर्म। एंड सो ऑन, N तक कहानी चलिए, इसको क्या बोलेंगे? Nवा टर्म। बात खत्म हो गई।
इसको बहुत सारी किताबों में A1, A2, A3 से भी इसको दिखा देते हैं। तो बिल्कुल बेसिस पे लेके चल रहे हैं। तो फटाफट से आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अभी आप लोगों को एग्जांपल देके समझाता हूँ, उसके बाद इसको नोट कर लेना बड़े प्यार से। आगे चले तो भाई साहब चलो आगे चलते हैं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो भी बच्चे मुझे नया देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से ग्रुप को ज्वाइन करो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। लड़कों के लिए ग्रुप अलग है, लड़कियों के लिए ग्रुप अलग है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, अपने अपने ग्रुप में जा, वरना मैं निकाल दूंगा। ठीक है, लड़के के ग्रुप में जाएंगे, लड़कियां लड़कियों के ग्रुप में जाएंगे, इधर उधर कोई नहीं जाएगा, ना एक दूसरे को भी मैसेज करेगा। कोई डाउट कोई दिक्कत आती है आप लोग मुझसे बात करेंगे। ओके, आगे चले। चलिए अब एग्जाम्पल देखो ध्यान से, मैंने जो चीज़ लिखी है अब उसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिखा 1/n, और ध्यान से देखना 1/n का मतलब है कि मैंने एक सीक्वेंस लिखा है 1/n जिसका nवां पद 1/n है। अब मैंने क्या सिखाया है, हम हमेशा सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में नेचुरल नंबर को डालेंगे तो हमें ऑटोमेटिक रियल नंबर मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, देखो ध्यान से। मैंने सपोज करो उसके अंदर 1 डाला तो क्या मिला मुझे 1, 2 डाला 1/2, 3 डाला 1/3 एंड सो ऑन, चलती जाएगी कहानी। अब एक चीज गौर करना, मैंने डाला क्या है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। 1, 2, 3 सारे के सारे मेरे नेचुरल नंबर है। मिल क्या रहा है 1, 1/2, 1/3। क्या 1/2 मेरा नेचुरल नंबर में आता है? नहीं आता है। 1/2 मेरा रियल नंबर में आता है। तो ये ऐसी मशीन है, ये क्या कर रही है मशीन, इन सभी नंबर को उल्टा कर रही है। तो इस मशीन का काम क्या है, उल्टा करना। तो फंक्शन क्या डिफाइन है यहाँ पे, फंक्शन डिफाइन है कि इनवर्स हो रहा है सारे नंबरों का। क्या हो रहा है, इनवर्स हो रहा है। तो सीक्वेंस एक तरह की मशीन होती है जो नेचुरल नंबर को रियल नंबर में मैप कराती है। मैं ये भी बना सकता हूँ, n लिख दिया मैंने केवल, सपोज करो तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब कोई बच्चा मुझसे बोले कि सर ये तो रियल नंबर नहीं है, ये तो नेचुरल नंबर है। अरे भैया सबरे के सबरे नेचुरल नंबर है तो रियल नंबर की टुकड़ा। अब जिन बच्चों को ये भी नहीं पता है कि नेचुरल नंबर कैसे कहते हैं, रियल नंबर कैसे कहते हैं, भूल गए हो, कोई टेंशन ना है। ऊपर आई बटन पे वीडियो दे रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर साइड से लिंक आ रही है, इस पे क्लिक करो फटाफट। मैथमेटिक्स का कंप्लीट बेसिक करा रखा है, 2 घंटे का वीडियो है, 2x पे देखोगे 1 घंटे में निपट जाएगा। तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी कि रियल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल इरेशनल सब कुछ बेहतरीन तरीके से करा रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऊपर जाके देख लो। आगे चलते हैं तो पल्ले पड़ गया, सीक्वेंस इज नथिंग बट सीक्वेंस इज अ फंक्शन व्हिच मैप्स नेचुरल नंबर टू रियल नंबर्स। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े देखिएगा। तो देखिए भैया कहानी में आगे चलते हैं। उसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस के प्रकार कितने होते हैं, काफी सारे प्रकार होते हैं। आपके सिलेबस में जो मैं सारे करवाऊंगा, ये सब कुछ मैंने बीएससी में कराया हुआ है, सब कुछ रिकॉल हो जाएगा, डोंट वरी। तो भाई साहब पहला टाइप आपका आता है बाउंडेड सीक्वेंस। तो नाम से ही फीलिंग आ रही है कि बाउंडेड का मतलब क्या होता है। पहले आपको शुद्ध देसी भाषा में समझाऊंगा मैथमेटिक्स को, उसके बाद गणितीय विवेचना पर चर्चा करते हैं। पहले समझो बाउंडेड का मतलब क्या है। सपोज करो कोई व्यक्ति है, तुमने क्या करा, तुमने कोई व्यक्ति है, तुमने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। मान लो वो जियान है, तुमने जियान को कमरे में बंद कर दिया, जियान चारों तरफ से बंद हो गया, तो कहा जाएगा कि जियान बाउंड हो गया। अब यहाँ पे बाउंड कब कह रहे हैं, जियान भाई साहब ना तो इतने जा सका, जैसे आगे ना बढ़ सका, दीवार लग गई बीच में, लग गई, बोलो हाँ, जाते आगे नहीं जा सका, दीवार लग गई बीच में, यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता है ना यहाँ से आगे बढ़ सकता है, इतने हिस्से में जियान कैद होकर रह गया है। तो कह रहे हैं कि जियान को भाई साहब हमने कमरे में बाउंड कर दिया है, यानी कि दीवार लगा दी है चारों तरफ। इस दीवार से आगे नहीं बढ़ पाएगा ये, इस दीवार से आगे नहीं बढ़ पाएगा ये, इस दीवार से आगे नहीं बढ़ पाएगा ना, इस दीवार से आगे बढ़ पाएगा। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? तो बाउंडेड का मतलब होता है कि चारों तरफ से दीवार लगा दो, घेर दो किसी इंसान को, तो बंद हो जाएगा। अब ये तो इंसान है भाई साहब, हम तो 2 डायमेंशनल गति कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, एक्स और वाई एक्सिस में गति कर सकते हैं। लेकिन सीक्वेंस केवल आगे और पीछे ही चल सकता है, सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं जाता। सीक्वेंस मैथमेटिक्स में केवल आगे और पीछे चलता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि एक आदमी को बाउंड करने के लिए आपको 4 दीवारी चाहिए, 4 दीवारों में आप एक आदमी को बाउंड कर सकते हैं। लेकिन एक सीक्वेंस को बाउंड करने के लिए केवल 2 ही दीवार चाहिए, केवल 2 दीवार, एक आगे की दीवार, एक पीछे की दीवार। यानी कि सीक्वेंस या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं जाता है। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? ये तो कह रहे एक देसी बात हो गई। अभी पूरा मैथमेटिकली बात करते हैं। तो इतना पल्ले पड़ गया। बाउंडेड का मतलब क्या है? ऐसा सीक्वेंस या एक आदमी जिसको चारों तरफ से घेर रखा गया हो, जो चारों तरफ से सीमा रेखा पार ना कर पाए, उस आदमी को बाउंडेड कहेंगे। ऐसा सीक्वेंस जिसको आगे से और पीछे से दोनों तरफ से 2 दीवारों ने घेर रखा हो कि उसकी वैल्यू इस लिमिट से आगे नहीं जाएगी, उसकी वैल्यू इस लिमिट से कम नहीं जाएगी। 2 दीवार के बीच में रुक करके कोई सीक्वेंस अगर फंस गया है, कोई सीक्वेंस अगर दोनों दीवारों से बाउंड हो रहा है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। आगे वाली जो दीवार होगी, इसका मतलब समझते हो? आगे की दीवार का मतलब है आगे बढ़ने पर प्रोग्रेस होती है, यानी कि मैक्स टू मैक्स वैल्यू जो आएगी सीक्वेंस की, वो यहाँ पे कोई वैल्यू होगी। दीवार का मतलब है कोई ना कोई वैल्यू होगी। यहाँ पे सपोज करते हैं वो वैल्यू हमारी b है,
तो कोई भी सीक्वेंस की जो टर्म है वो b से ज़्यादा नहीं होगी, हर एक सीक्वेंस की टर्म b से छोटी रह जाएगी, इस b वाले पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो इस सीक्वेंस की आगे वाली दीवार को कहते हैं अपर बाउंड। और ऐसा सीक्वेंस जो केवल आगे आगे से बाउंड होता है, कहने का मतलब है कि हमें उसकी औकात पता है कि इसकी जो वैल्यू है इस निश्चित वैल्यू से आगे नहीं जा सकती है, तो उस निश्चित वैल्यू को कहते हैं भाई साहब उस सीक्वेंस की अपर बाउंड, और उस सीक्वेंस को कहते हैं अपर बाउंडेड सीक्वेंस। पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा, काहे टेंशन लेते हो। अगर ऐसा सीक्वेंस है हमारे पास जिसमें पीछे की लिमिट पता है, कहने का मतलब है कि इस हमें ये पता है कि यहाँ पे कोई पॉइंट ए है या कोई वैल्यू ए आ रही है जिससे सीक्वेंस की कम से कम वैल्यू ए हो सकती है, ए से कम नहीं हो सकती है, इससे पीछे सीक्वेंस की वैल्यू नहीं जाएगी। तो इस केस में अगर हमें सीक्वेंस की पीछे वाली दीवार पता है तो इसको कहते हैं लोअर बाउंडेड सीक्वेंस, इसको बोलते हैं पीछे वाली दीवार को बोलते हैं लोअर बाउंड। तो पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो अगर कोई ऐसा सीक्वेंस हमें मिल गया जिसमें आगे की दीवार पता है, यानी कि मैक्स टू मैक्स कितनी वैल्यू हो सकती है वो पता है और कम से कम कितनी वैल्यू हो सकती है वो पता है, दोनों बाउंड पता है, तो ऐसे सीक्वेंस को ही हम बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। बोलो श्री राधे। तो ऐसे सीक्वेंस को भाई साहब हम बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। कितने बच्चों को क्रिस्टल क्लैरिटी आई? अब आ जाओ यहाँ पे मैथमेटिकली। देखो बाउंडेड सीक्वेंस दो प्रकार के होते हैं, बाउंडेड अबव सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड अबव सीक्वेंस को हम अपर बाउंडेड सीक्वेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अपर बाउंडेड सीक्वेंस कह लो चाहे बाउंडेड अबव कह लो, बाउंडेड अबव का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा वैल्यू पता हो कि इतनी आ गई, ज्यादा नहीं आ गई, आगे वाली दीवार पता है, उसको कहेंगे बाउंडेड अबव या अपर बाउंडेड सीक्वेंस। उसके बाद आता है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस या इसको बोलते हैं लोअर बाउंडेड सीक्वेंस। इसमें हमें क्या होगा, सीक्वेंस की कम से कम वैल्यू पता होगी, इससे कम वैल्यू हमें नहीं मिलेगी सीक्वेंस में, इसको बोलते हैं लोअर बाउंडेड सीक्वेंस। तो अगर ये दोनों शर्तें किसी एक सीक्वेंस में पूरी हो रही हैं, आगे से अपर बाउंड मिल रही है, पीछे से लोअर बाउंड मिल रही है, तो वो पूरा का पूरा सीक्वेंस मेरा बाउंडेड कहलाएगा। ये बहुत ही प्यारे नोट्स हैं, मेरी 5 साल की मेहनत से आप सभी लोगों को एकदम देसी भाषा में सिखा रहा हूँ, तो बिल्कुल ही अच्छा से समझ में आएगा। काहे टेंशन लेते हो, वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो भाई साहब ऐसा सीक्वेंस जिसमें अपर बाउंड मिल जाए, संग में उसकी लोअर बाउंड मिल जाए, ऐसे सीक्वेंस को भाई साहब हम बाउंडेड सीक्वेंस कह देते हैं। अच्छा और थोड़ा समझ लो, देखो मैंने यहाँ शुद्ध हिंदी लिख रखी है, एग्जाम में लैंग्वेज डजंट मैटर, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो भाषा मैटर नहीं करती है। मैं ऐसे ही लिखाता हूँ आपको समझाने के लिए, शुद्ध देसी भाषा भी लिखाऊंगा, इंग्लिश भी लिखाऊंगा, हिंदी भी लिखाऊंगा। आप लोगों को भी प्रॉपर ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा, जितनी जरूरत है उतना ही कराऊंगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। टेंशन आपको लेने का, पूरा कंसेप्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो क्या लिखा है, ऐसा सीक्वेंस जो किसी निश्चित फाइनाइट वैल्यू से बाउंड हो रहा हो। अभी बताइए बाउंड का मतलब क्या है, अर्थात उसकी मैक्सिमम फाइनाइट वैल्यू ये वाली अपर बाउंड तथा मिनिमम फाइनाइट वैल्यू पता हो। अभी बताया कि नहीं बताया मैंने? ऐसा सीक्वेंस जिसकी मैक्सिमम वैल्यू पता हो और मिनिमम वैल्यू पता हो, भाई साहब बस पता हो, ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कह देते हैं? ऐसे सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कह देते हैं। अच्छा मैथमेटिकली देख लो, बाउंडेड अबव सीक्वेंस माने आगे की दीवार पता हो, मैक्स टू मैक्स वैल्यू पता हो, मतलब अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ। अब देखो उल्टी ई बनी है, जाओ का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि एक नंबर ऐसा हमें मिल जाए। देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या है, एक नंबर ऐसा मिल जाए। तो देयर एग्जिस्ट ऑफ बी बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट एक नंबर है, कोई बाको नंबर रख दो बी, जो रियल नंबर में था हमें मिल लो है। सच दैट माने होता है इस प्रकार से, सच दैट इसको बोलते हैं सच दैट, ST इस प्रकार से मिल जाए कि फॉर ऑल माने सारे के सारे, an समझते हो, an माने सीक्वेंस को सवरी टर्म, सवरी टर्म फॉर ऑल टर्म उस नंबर से छोटे हो या उस नंबर के बराबर हो। उस नंबर के बराबर तो खाली आखिरी टर्म नहीं आ पाएगा, बाकी सवरी टर्म बातें छोटे होंगे। तो इस निशान का मतलब है लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, या तो सवरे छोटे हो या बराबर हो। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? कहीं आवश्यकता पड़ गई तो उस जरूरत पड़ने पर लेस देन और इक्वल टू में से कोई एक चिन्ह ही संतुष्ट कराना पड़ता है, या तो कोई छोटा हो या बराबर हो। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? तो कहने का मतलब क्या होगा कि पूरी की पूरी सीक्वेंस के टर्म उस वैल्यू से या तो बराबर होंगे या उस वैल्यू के छोटे होंगे। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं भाई साहब? बाउंडेड अबव सीक्वेंस कह देते हैं। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाओ। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, अ सीक्वेंस an इट इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो, ये लिखा हुआ है, इफ देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू r। वही सेम कहानी, कोई एक नंबर हमें ऐसा मिल जाए जो कम से कम वैल्यू हो सीक्वेंस की, बातें कम सीक्वेंस की वैल्यू ना जाए, ठीक है। तो फॉर ऑल an ग्रेटर देन इक्वल टू b, इसका मतलब क्या है कि an की वैल्यू जाते बराबर हो या जाते ज्यादा हो, जाते कम नहीं हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू b, जाते बड़ी हो या जाते बराबर हो, इससे छोटी वैल्यू ना हो। तो ये दोनों की दोनों बाउंड्स को कह देते हैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड। किसी सीक्वेंस के अंदर दोनों बाउंड मिल गई तो ऐसे सीक्वेंस को कह देते हैं भाई साहब बाउंडेड सीक्वेंस। पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? सर एक एग्जाम्पल दे के और समझा दो, अभी तो देसी भाषा समझ में आ गया है, एग्जाम्पल दे देते हैं भाई साहब। एग्जाम्पल देख लो, सीक्वेंस -1 की पावर n। अब मैंने कहा सिखाओ आप लोगों को कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में हमेशा हम नेचुरल नंबर डालेंगे
और हमें रियल नंबर मिलेंगे तो चलो नेचुरल नंबर डालते हैं, इसके अंदर 1 डालो। n बराबर जब 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, -1 की पावर 1 क्या मिलेगा, -1। 2 डालेंगे, -1 की पावर 2 यानी कि प्लस का 1। 3 डालोगे फिर माइनस का 1, तो अल्टरनेटिंग सीक्वेंस मिल गया, फिर प्लस आएगा, ऐसी चलती जाएगी कहानी। तो यहाँ पे एक चीज़ तुम गौर कर पा रहे हो, ध्यान से देखो, ये ध्यान से, इस सीक्वेंस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इसकी औकात मैक्स टू मैक्स कितनी है। अरे भैया इसकी मैक्स टू मैक्स औकात केवल +1 ही तो है। क्या इसकी कोई +1 से बड़ी वैल्यू आ सकती है क्या, नहीं आ सकती है। तो +1 सबसे बड़ी है, यानी कि सबसे आगे की दीवार तो पड़ गई, तो इसकी अपर बाउंड पता चल गया। इसकी अपर बाउंड कितनी है, इसकी अपर बाउंड है प्लस का 1। ऐसे ही कम से कम इसकी वैल्यू कितनी आ सकती है, कम से कम इसकी वैल्यू है -1। -1 से कम नहीं जाएगी। तुम जहाँ पे n की पावर कितनी कर दो, इवन पे प्लस की होगी, ऑर्डर पे माइनस की होगी, तो इसकी जो लोअर बाउंड है वो हमेशा क्या होगी भाई साहब, वो हमेशा -1 होगी। लो हमारी शर्त पूरी हो गई। कोई सीक्वेंस हमें मिल गया ऐसा जिसमें हमें अपर बाउंड भी मिल गई, लोअर बाउंड भी मिल गई है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कह देंगे, बोलो बोलो बोलो, बाउंडेड सीक्वेंस। सर और एग्जांपल दे दो, एक एग्जांपल से क्या होगा, अरे और एग्जांपल ले लो, क्या दिक्कत है, ये लो एग्जांपल तो हम बहुत रखे हैं, देखो ध्यान से और देख लो, देखो हवाल कराओ भाई, एग्जांपल देख लो, 1/n, इसमें मज़ा आएगा, इसको बड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो ध्यान से, अगर देखना 1 डालेंगे क्या मिलेगा 1, 2 डालेंगे 1/2, 3 डालेंगे 1/3 एंड सो ऑन। 1 लाख डालेंगे 1/1 लाख, ऐसी करोड़ डालेंगे, 10 करोड़ डालेंगे, डालते चले जाओगे, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, 1/100 करोड़, डालते रहो। अब कोई बच्चा मुझे कमेंट करके बताओ कि जहाँ में मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितनी है। एक चीज़ मुझे ध्यान से दिख रही है कि यहाँ पे देखो 1, फिर आधा, फिर 1/3, यानी कि सीक्वेंस में बढ़ते सीक्वेंस की वैल्यू घटती जा रही है। जब वैल्यू घट रही है इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ी वैल्यू पहला नंबर ही होगी, क्योंकि इसके बाद की सारी वैल्यू घट रही है। बोलो हाँ या ना। तो हमें सीक्वेंस की अपर बाउंड पता चल गई, अपर बाउंड कितनी है, अपर बाउंड है 1, ठीक। अच्छा लोअर बाउंड कितनी भाई साहब, देखो ध्यान से, कोई बच्चा मुझे लोअर बाउंड बताओ जल्दी फटाफट से, आपके पास 15 सेकंड का समय है, जल्दी लाइव चैट में खोलो और कमेंट करके बताओ कि यहाँ की कम से कम वैल्यू कितनी होगी। कचू बच्चे दिमाग में आएगी इन्फिनिटी, समझ रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें बीएड करे हुए, बीएससी करे हुए, तुम्हें बहुत समय हो गया, 7-8 साल से इंतजार कर रहे हो, क्या दिक्कत है, हम बताने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे। कचू बच्चे के दिमाग में आएगी कि इन्फिनिटी, अरे भैया ना इन्फिनिटी, ध्यान से देखो, अगर हम बहुत 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 बड़ी संख्या नीचे लगाएंगे तो क्या होगा, तो नीचे हमारी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.0000000, बहुत 0 आ जाएंगे, वहाँ में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। अगर मैं जाके नीचे इन्फिनिटी डाल दो, 1/∞ डाल दो, तो सबको पता है कि 1/∞ क्या देता है, 1/∞ 0 देता है। या तो ऐसा समझ लो या ऐसा समझ लो कि तुम जितनी बड़ी वैल्यू डालोगे वो 0.00000 आवेगी, तो बिल्कुल सूक्ष्म वैल्यू आवेगी, तो हम भाई 0 कंसिडर करेंगे तो इसकी लोअर बाउंड 0 आ जाएगी। इसकी लोअर बाउंड क्या आ जाएगी भाई साहब, 0। तो सीक्वेंस की आगे वाली दीवार मिल गई अपर बाउंड, लोअर बाउंड मिल गई, सीक्वेंस बाउंडेड हो गया। क्या दिक्कत आ रही है, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, बाउंडेड सीक्वेंस। तो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, तो आई होप मैं आशा करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को बाउंडेड सीक्वेंस एकदम बेहतरीन क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ क्लियर हो चुका होगा। कुछ और एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइप्स पे क्लच करेंगे। पहले इसको थोड़ा और समझ लो ध्यान से, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, नए हो जल्दी से व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो जाओ, लड़का लड़की का ग्रुप अलग अलग है, अपने अपने ग्रुप पर ज्वाइन होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक, या नोट कर रहे हो तो नोट करते रहना, नोट्स जरूर बनाना भाई साहब। एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करने का मतलब क्या है, अपने हस्तलिखित नोट अगर आपके पास है तो आप अच्छे से अच्छे एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। जब तक आप खुद की स्ट्रेटेजी खुद नहीं बनाओगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। वीडियो देख लेने से मतलब नहीं है, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। एक आखिरी मौका है यार, मेहनत कर लोगे तो निकल जाओगे, वरना फिर 7-8 साल का इंतजार करना पड़ेगा, बहुत बड़ा तुम्हारे ऊपर ये दुविधा बन जाएगी, फिर तुम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। यही मौका है, निकल जाओगे तो निकल जाओगे, वरना 7-8 साल के लिए वैकेंसी गई, ठीक। डट के मेहनत करो, ध्यान लगा करके, ठीक। चलिए अगले टाइप पे पहुंचने से पहले थोड़े से एग्जांपल और देख लो। तो देखो भाई साहब, अगले टाइप पे पहुंचने से पहले 2-3 टाइप के एग्जांपल और देख लो। ये एग्जांपल लिखा है, क्या करेंगे, डालो इसके अंदर नेचुरल नंबर डालो, क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। कहानी कहाँ पहुंचेगी, इनफाइनाइट तक। तो मुझे बताओ क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है। ध्यान से देखेंगे, सर ने क्या बताई, मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट कोई नंबर ना है, इट्स जस्ट ओनली ए नोटेशन, ये कोई नंबर नहीं है, ये एक सिंबल है जो दिखाता है कि बहुत बड़ी संख्या है। हमें नहीं पता है वो संख्या क्या है, हमें जब संख्या पता ही नहीं है तो क्या हम पता कर पाएंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है,
नहीं पता कर पाएंगे। तो इस सीक्वेंस की अपर बाउंड नहीं पता कर पा रहे हम लोग। इसका मतलब क्या है, ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि हमने क्या सीखा है, जिसकी आगे की दीवार बोले तो मैक्सिमम वैल्यू या अपर बाउंड पता होती है उसे बोलते हैं बाउंडेड अबव या अपर बाउंडेड सीक्वेंस। लेकिन इस सीक्वेंस की तरफ मैक्सिमम वैल्यू पता ही नहीं है। क्या मिनिमम वैल्यू पता है? जी सर, बिल्कुल पता है। मिनिमम वैल्यू सबसे कम 1 है। इसकी केवल लोअर बाउंड पता है प्यारे बच्चों। क्या पता है? हमें लोअर बाउंड पता है, वो क्या है? 1। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा सीक्वेंस बाउंडेड तो नहीं है लेकिन लोअर बाउंडेड है। ध्यान से, इट्स नॉट बाउंडेड बट इट्स लोअर बाउंडेड। लोअर बाउंडेड, ध्यान से, या बाउंडेड बिलो, या बाउंडेड बिलो। पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अभी सीखा था हमने। ऐसा सीक्वेंस जिसकी दोनों दीवार मिल जाए वो तो बाउंडेड है। दोनों में तो कोई एक मिले या ना मिले तो बाकी हिसाब से देखते हैं। अगर आगे की मिल गई तो अपर बाउंडेड, पीछे की मिल गई तो लोअर बाउंडेड या बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अरे भाई बिल्कुल बेस के चल रहे हैं यार, जब में क्या दिक्कत आवेगी तुम्हें। आगे चले, इसको देखो, डालो -1, -2, -3, -4, माइनस इनफाइनाइट। इसको देखो ध्यान से, क्या इस सीक्वेंस में हमें मैक्स टू मैक्स वैल्यू पता चल पा रही है? अब कुछ बच्चा कह देंगे सर -इन्फिनिटी। अरे ना है -इन्फिनिटी यार, ये माइनस की संख्या है। माइनस वालों में सबसे बड़ी संख्या कौन है? यहाँ पे 1 है सबसे बड़ी, माइनस का 1। इट इज अवर लार्जेस्ट वैल्यू, इट इज अवर लार्जेस्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो सबसे बड़ी वैल्यू पता है यहाँ पे हमें। अपर बाउंड पता चल गई, लो अपर बाउंड है, कितनी है? -1। क्या इस सीक्वेंस के लोअर बाउंड पता है कि कम से कम वैल्यू कितनी जाएगी? नहीं पता भाई साहब। क्यों? ये माइनस की टर्म्स है सारी, -3, -4 एंड सो ऑन, माइनस इन्फिनिटी। बहुत ही छोटी टर्म है, हमें नहीं पता है वो टर्म क्या है। नहीं पता, इन्फिनिटी इज नॉट अ टर्म, इट्स ओनली अ सिंबल। हमें नहीं पता है तो लोअर बाउंड पता ही नहीं है। तो ये सीक्वेंस की केवल आगे की दीवार पता है, पीछे की नहीं पता है। तो ऐसी सीक्वेंस को क्या कहेंगे? बाउंडेड अबव या बाउंडेड अपर बाउंडेड सीक्वेंस। सीधी सी बात है भाई साहब। क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे इसको? अबव सीक्वेंस। बाउंडेड अबव कह लो या अपर बाउंडेड सीक्वेंस, या अपर बाउंडेड सीक्वेंस। फिर से कह रहा हूं भाई साहब, यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा होगा लाइट का, क्या करें, मजबूरी है, लाइट पड़ेगी। लाइट नहीं देंगे तो फिर तुम्हें काला काला दिखाई देगा। तो रिफ्लेक्शन से बचने का यही तरीका है कि मुझे ध्यान से सुनो, मैं जो लिख रहा हूँ उसको आभास करने की कोशिश करो। यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की, लेकिन कोशिश यही करो कि रिफ्लेक्शन से बचाओ, मेरी बातों पर ज़्यादा गौर करो और सपोर्ट करो ढंग से, जिससे व्हाइट बोर्ड हटके डिजिटल बोर्ड आ जाए तो रिफ्लेक्शन की रट्टी खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो आई होप आप सभी बच्चों को बाउंडेड सीक्वेंस एकदम बेहतरीन क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ, फुल फीलिंग के साथ क्लियर हो चुका है। तो आइए फटाफट से आगे टाइप की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा। तो देखिए भैया आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका अगला टाइप आता है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी का मतलब क्या है? आवर्ती सीक्वेंस। आवर्ती माने जो रिपीट कर जाए, जो रिपीट कर जाए आवर्ती सीक्वेंस कहते हैं। अब देखो ऑसिलेटरी सीक्वेंस 2 प्रकार के होते हैं, पहले समझ लो कि ऑसिलेटरी का मतलब क्या है। देखो या तो तुम्हारे नंबर रिपीट करेंगे बार 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 बार। फॉर एग्जांपल जैसे कि 1, ये चल क्यों नहीं रहा भाई? फॉर एग्जांपल जैसे कि 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन। अगर कोई सीक्वेंस ऐसा है इसमें बार बार सेम नंबर रिपीट कर रहे हैं 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो इसको ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी सीक्वेंस या आवर्ती अनुक्रम। पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ऑसिलेटरी का मतलब यही होता है कि बार बार आवर्त रूप से आवर्ती होता रहे, या अगर नंबर रिपीट ना कर रहे तो ऐसा भी हो सकता है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे आ जाए कब को, यानी कि रिपीटेशन होना तय है। नंबर आ जाए खाली रिपीट करते हुए, या प्लस माइनस आ जाए रिपीट करते हुए, या नंबरों के साथ में ही प्लस माइनस रिपीट करते हुए आ जाए। ये तरीका होता है पहचानने का। पहचानेंगे कैसे? प्लस माइनस दिखाई दे जाए, या नंबर दिख जाए एक दूसरे के बाद बार बार वही नंबर रिपीट कर रहे हैं, या प्लस माइनस के संग संग नंबर वो बार बार रिपीट है रहे हैं बार बार। तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं भाई साहब ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ऑसिलेटरी फाइनाइटली, एक होता है ऑसिलेट इनफाइनाइटली। तो नाम से क्लियर हो रहा है कि ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली का मतलब क्या है? ऐसा सीक्वेंस जो इनफाइनाइट बार ऑसिलेट करता है, जिसकी हमें औकात नहीं पता है कि इसकी मैक्सिमम कितनी बार रिपीटेशन होगा, नहीं पता है। इनफाइनाइट बार रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से क्या लिखा है परिभाषा, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी ऑसिलेट इनफाइनाइटली इफ इट इज नॉट बाउंडेड। बहुत ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है, वो सीक्वेंस बाउंडेड ना हो। जाहिर सी बात है भैया, कोई सीक्वेंस हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है, अगर वो बाउंडेड नहीं है, एंड नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। अरे ये नए शब्द सुनने को मिल गए सर, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के बारे में अभी तक चर्चा ही नहीं करी है, तो उसको कैसे समझेंगे हम?
टेंशन नको लेने का, आगे समझाएंगे, अभी केवल समझ में थोड़ा सा आपको बाउंड्री सब समझना है बस। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाला जो रट्टा है अभी आगे थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। बस ये समझो कि अगर कोई सीक्वेंस इनफाइनाइट बार आ रहा है और अगर वो बाउंडेड नहीं है तो भैया ऐसे सीक्वेंस को, और वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नहीं है तो ऐसे सीक्वेंस को कह देंगे ऑसिलेटरी इनफाइनाइटरी सीक्वेंस। अब कैसे, एग्जांपल देखो ध्यान से, ऐसे -1 की पावर n इंटू n, 1 डालो, नेचुरल नंबर इन, रियल नंबर आउट, 1 डालेंगे 1, क्या मिलेगा -1, 2 डालेंगे पावर 2 प्लस का 1, n बराबर 2 तो 2 प्लस का, 3 डालोगे पावर माइनस की इंटू 3 माइनस का 3, 4 डालोगे प्लस का 4, 5 डालोगे माइनस का 5, कहानी चलती जाएगी। ध्यान से देखो मैंने क्या सिखाया तुम्हें, प्लस माइनस रिपीट हो रहा है, या तो नंबर रिपीट होंगे या प्लस माइनस रिपीट होगा। तो यहाँ पर नंबर रिपीट नहीं है, यहाँ प्लस माइनस रिपीट है। अगर नंबर रिपीट होते तो हमें उसकी औकात पता होती कि इसकी अधिकतम वैल्यू कितनी है, इसकी कम से कम वैल्यू कितनी है, तो उसे बाउंडेड कह देते। लेकिन जब इसकी औकात ही नहीं पता कि इसकी अधिकतम वैल्यू कितनी है, कम से कम वैल्यू कितनी है, क्यों देखो ध्यान से कम वैल्यू भी इसमें कम से कम होती जाएगी आगे चलते चलते, नहीं पता है। प्लस की वैल्यू भी इसमें चलती जा रही है, नहीं पता है, ना तो अपर बाउंड पता है ना लोअर बाउंड पता है। तो ऐसा सीक्वेंस जिसकी ना अपर बाउंड पता हो ना लोअर बाउंड पता हो, क्या तुम उसे बाउंडेड कहोगे? नहीं कहोगे। ऊपर से प्लस माइनस हो रहा है तो ऐसा सीक्वेंस, वही तो यहाँ लिखा हुआ है, जो बाउंडेड ना हो, ना कन्वर्जेंट हो, ना डाइवर्जेंट हो, तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कह देंगे हम? ऑसिलेटरी इनफाइनाइटरी सीक्वेंस। पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे सिंपल सा फंडा है यार। आगे चले, आगे चलो। ऑसिलेटरी फाइनाइटरी नाम से क्लियर हो रहा है, इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, यानी कि इसकी औकात पता हो। A sequence is said to be oscillatory finitely या infinitely. A sequence is said to be oscillate finitely if it is bounded but neither convergent nor divergent. Convergent divergent का रट्टा है, अभी समझा देंगे, क्या टेंशन ले रहे हो, पहले इतना समझ ले क्या है कि ऑसिलेट फाइनाइटली का मतलब क्या है, उसकी औकात पता है। कैसे सर? एग्जांपल दे रहा है, एग्जांपल 1 डालोगे -1, 2 डालोगे +1, फिर -1, फिर +1 एंड सो ऑन, ये चलेगी कहानी। तो देखो इस सीक्वेंस में प्लस माइनस बार बार आ रहा है, ऑसिलेटरी है। इसकी औकात पता है क्या? जी सर पता है, अधिकतम वैल्यू इसकी 1 है, कम से कम वैल्यू -1 है, बाउंडेड तो है। तो वही तो लिखा है यहाँ पे। अगर वो ऑसिलेटरी फाइनाइटली होगा तो ये सिस्टम दिखेगा, लेकिन सीक्वेंस बाउंडेड होगा। उसकी अपर और लोअर तुम्हें दोनों बाउंड दिखाई देंगी, दिख रहेंगे तुम्हें सीक्वेंस में, ध्यान से देखो। लेकिन यहाँ पे क्या था? प्लस माइनस तो था, लेकिन अधिकतम और मिनिमम वैल्यू नहीं पता थी हमें, बाउंडेड नहीं है सीक्वेंस, ठीक है। और एग्जांपल बना दे सर, और एग्जांपल देख लो, छोटा सा एग्जांपल और देख लो। एक एग्जांपल यहाँ पर ये भी हो जाएगा, 1 -1 की 1 प्लस -1 की पावर n। एक एग्जांपल ये और हो जाएगा, कैसे? 1 डालोगे क्या मिलेगा तुम्हें? 0, 2 डालोगे 1/2 हो जाएंगे, फिर 0, फिर 2, फिर 0, फिर 2 एंड सो ऑन। क्या ये सीक्वेंस ऑसिलेटरी है? जी हाँ सर बिल्कुल, आपने सिखाया है। नंबर बार बार रिपीट करेंगे या प्लस माइनस रिपीट करेगा। यहाँ पे देखो नंबर रिपीट हो गए, तो ये चीज़ें तुम्हें प्रैक्टिस से आएंगी। तुम्हें एकदम ध्यान से समझना पड़ेगा कि रिपीटेशन किसी भी चीज़ का हो जाए, प्लस माइनस का हो जाए, संख्याओं का हो जाए तो वो सीक्वेंस हमारा कैसा हो जाएगा? ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली या फाइनाइटली। लेकिन यहाँ पे हमें इसकी औकात पता है, अधिकतम वैल्यू इसकी 2 है, कम से कम वैल्यू 0 है, बाउंडेड है, तो ऑसिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस ये हो गया। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ एकदम छोटे छोटे टॉपिक्स को हम एकदम बारीकी से सीख रहे हैं। तो आई होप क्लियर हो चुका है। संग के संग नोट करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। आइए बढ़ते हैं अगले टाइप्स की ओर। देखिएगा, देखिए भैया, आगे टाइप्स में आता है आपका मोनोटोनिक सीक्वेंस। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मोनोटोनिक का मतलब क्या है? कोई सीक्वेंस की टर्म अगर एक के बाद एक बढ़ते क्रम में लगी होंगी सारी की सारी, उसे बोलेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अगर किसी सीक्वेंस की टर्म है एक के बाद एक गिरती जा रही है, डिक्रीज हो रही है, उसे बोलते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ऐसा सीक्वेंस जो या तो ऊपर को उठ रहा हो या नीचे को गिर रहा हो, ऐसे सीक्वेंस को भैया मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं या मोनोटोन सीक्वेंस कहते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा, सर अगर कोई सीक्वेंस ऐसा आ गया जो ना ऊपर उठे ना नीचे गिरे, वाई क्या कहेंगे? बाबू मोनोटोन कहेंगे। ऐसी स्थिति में उस सीक्वेंस को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों का दर्जा प्राप्त है। ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस, जो ना तो ऊपर उठे ना नीचे गिरे। अभी चर्चा करते हैं, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग चिन्ह क्या होता है इसका? ऊपर की तरफ तीर, यानी कि सीक्वेंस की टर्म ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ। कब कहे जाएंगे इसको? an + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू an। इसका मतलब समझे, अगर मैंने n बराबर 1 लिया तो 1/1 कितना हो जाएगा? 2। a2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 1 a1। तो a1 क्या होती है? पहली टर्म।
A2 क्या होती है, दूसरी टर्म। तो पहली टर्म से दूसरी टर्म या तो बड़ी हो या बराबर हो, मैंने कहा कही। इसका मतलब क्या है, या तो बड़ी या बराबर। कभी ये चिन्ह इकट्ठा सेटिस्फाई नहीं हो, इन दोनों चिन्ह में से हमेशा कोई ना कोई एक चिन्ह संतुष्ट हो रहा होगा एक एग्जाम्पल में। तो या तो टर्म बराबर हो, पहली दूसरी तीसरी सब बराबर हो, या आगे वाली टर्म पहले वाली से बड़ी होती चली जाए। वाल बताई भी। तो जहाँ में जो बराबर है वहाँ में वेव सीक्वेंस आ जाएगा, जो ना ऊपर जावे ना नीचे जावे हो, जहाँ में टर्म सब बराबर होंगी। तो ऐसे सीक्वेंस को भी हम दोनों कंसिडर करेंगे, वो इंक्रीजिंग भी कहलाएगा, वो डिक्रीजिंग भी कहलाएगा, ठीक। लेकिन अगर शर्त लगी है कि कर्री शर्त है कि बड़ा ही होना चाहिए, बराबर नहीं चलेगा इसमें, तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कड़क बात कह रहे हैं, बराबर नहीं होगा, सबरे बड़े ही होंगे, ठीक। उदाहरण देख लो सर इसका, n खोलते जाओ, इसको कैसे खोलेगा, 1 2 3 4, कहानी चलती जाएगी। अब इस दिया में देख लो, जहाँ में ये कौन सा सीक्वेंस है, जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि हर एक टर्म पहले से बड़ा आ रहा है, हर एक टर्म पहले से बड़ा आ रहा है। और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में वो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्यों है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे बराबर वाली कंडीशन होल्ड नहीं है, यहाँ पे कोई टर्म एक दूसरे के बराबर नहीं है, हर एक टर्म आगे से बड़ा ही होता जा रहा है। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो ये है, पहली टर्म आने, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो ये है, हर एक आगे वाली टर्म पीछे वाली टर्म से बड़ी आ रही है, लेकिन साथ ही साथ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की स्थिति में जाएगा, ठीक। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें टर्म्स पहले से बड़ी होती चली जाए उसको इंक्रीजिंग कहेंगे। बराबर नहीं है कोई टर्म, जबरदस्ती बड़ी होती ही जा रही है सारी की सारी, तो उसको कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि जो सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा वो सीक्वेंस इंक्रीजिंग होगा, लेकिन जो सीक्वेंस इंक्रीजिंग होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो नहीं कह सकते। क्यों? अगला उदाहरण क्या है, 3 है। 3 क्या है, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, हर एक वैल्यू डालो, 1 डालोगे तब भी 3 रहेगा, ये 2 डालोगे तब भी 3 रहेगा, तो 3 3 3 चलता जाएगा, 3 3 3 3 3, ये 3 चलता ही जाएगा। तो यहाँ पे दोनों शर्त लागू हो रही हैं, देखो कैसे हो रही हैं दोनों शर्त लागू। यहाँ पे an+1 या तो बड़ा हो, तो देखो बड़े के एग्जाम्पल ये देख लिया, बराबर हो, बराबर का उदाहरण ये रहा, कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो हर एक टर्म एक दूसरे के बराबर है, हाँ है सर, तो ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग की श्रेणी में आ गया। लेकिन क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा? नहीं होगा भैया। क्यों? क्योंकि शर्त होती है कि यहाँ बराबर वाली कंडीशन है ही नहीं है, यहाँ पे बड़ा होना ही होना चाहिए। तो क्या सीखे कि हर एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रिक्टली हो, लेकिन जो स्ट्रिक्टली होगा वो इंक्रीजिंग जरूर होगा। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? तो हर एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो हर एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, बट एवरी इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, पल्ले पड़ गया? अरे भैया देख लो यार, स्ट्रिक्टली वाले में बराबर की कंडीशन नहीं चलती है, लेकिन इंक्रीजिंग में बराबर भी चलता है, बड़ा भी चलता है। तो हर एक स्ट्रिक्टली वाला इंक्रीजिंग तो होगा ही होगा, लेकिन हर एक इंक्रीजिंग वाला स्ट्रिक्टली नहीं होगा। क्यों? यहाँ देख सकते हो, यहाँ बराबर वाली शर्त होल्ड हो रही है, ये वाली इंक्रीजिंग तो है लेकिन ये स्ट्रिक्टली नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बराबर नहीं चलेगा। तो हर एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो होगा, लेकिन हर एक इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली नहीं होगा। इस बात को अभी के अभी अपनी कॉपी में नोट कर लो। कर ली? आगे चलो। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तीर क्या है? डाउनवर्ड, गिरेगा। चलो, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इफ an+1 लेस देन इक्वल टू an। आगे वाला टर्म या तो पिछले टर्म से छोटा हो या पिछले टर्म के बराबर हो। देखो बराबर की कंडीशन दोनों में आ रही है, और बराबर का मतलब क्या है? कांस्टेंट सीक्वेंस ऐसा होता है जिसमें सारे टर्म्स बराबर होते हैं। तो एक कांस्टेंट सीक्वेंस ही ऐसा है जो इंक्रीजिंग भी आता है और डिक्रीजिंग में भी गिना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लो। एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज मोनोटोनिक, एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग दोनों होता है भैया, दोनों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एग्जाम में यही क्वेश्चन नंबर गया कि ये कांस्टेंट सीक्वेंस में लिख के दिखा दिया उसने, वहाँ पूछा एग्जामिनर ने कि ये बड़ा है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कैसे बताओगे? कांस्टेंट है तो दोनों पर टिक करके आना, आ और बा दोनों, ठीक। इंक्रीजिंग भी होगा ये और डिक्रीजिंग भी होगा, ठीक है। आगे चलें। और सेम कहानी यहाँ पे भी है। अगर बराबर वाली शर्त हटा दें, छोटा होना ही होना चाहिए, तो वो हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पल्ले पड़ गया? अब एग्जाम्पल देख लो। 1 1 1, चलो 1 1 1 चलती जाएगी कहानी। यहाँ पर देखो इक्वलिटी होल्ड हो रही है, सारे बराबर हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में भी आएगा। देखो फिर से कह रहा हूँ, कांस्टेंट सीक्वेंस इंक्रीजिंग भी होते हैं, डिक्रीजिंग भी होते हैं, ठीक। तो ये हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या सर ये स्ट्रिक्टली है? नहीं है स्ट्रिक्टली। क्यों?
स्ट्रिक्टली में बराबर नहीं चलेगा, स्ट्रिक्टली में छोटा होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो हर एक सीक्वेंस जो डिक्रीजिंग है वो स्ट्रिक्टली नहीं होगा, जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक स्ट्रिक्टली होगा वो डिक्रीजिंग जरूर होगा। जैसे यहाँ हो रहा था, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, कमेंट करते रहा करो बराबर बराबर। इसको देखो ध्यान से, इसको कैसे लिखोगे, -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी। क्या है ये, टर्म गिरते जा रहे हैं गिरते जा रहे हैं गिरते जा रहे हैं, सबसे बड़ा -1 फिर -2 फिर -3 चलती जा रही है कहानी। ये कैसा सीक्वेंस है भाई साहब, ये सीक्वेंस हमारा स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर स्ट्रिक्टली अगर है तो डिक्रीजिंग तो वैसे ही है, क्योंकि अभी बताया हर एक स्ट्रिक्टली वाला डिक्रीजिंग सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, लेकिन हर एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, क्यों, क्योंकि सारे टर्म कम हो रहे हैं और डिक्रीजिंग है, और ये साथ के साथ कैसा है, स्ट्रिक्टली वाला भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही है, हर एक टर्म एक दूसरे के बराबर नहीं है, सब छोटे हो रहे हैं। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग तो है, साथ में स्ट्रिक्टली भी है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है वो हमेशा स्ट्रिक्टली हो, ये केवल कभी कभी होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है। देखो इस वाले एग्जाम्पल में नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रिक्टली होगा हमेशा वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हमेशा होगा, वैसे ही जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा वो हमेशा मोनोटोनिक जरूर होगा। ये है तो ये पक्का होगा, लेकिन ये अगर है तो ये पक्का कह नहीं सकते, ये देखना पड़ेगा एग्जाम्पल कैसा है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ इसको भी देख लो। 2 2 2 कांस्टेंट है, स्ट्रिक्टली नहीं है, डिक्रीजिंग है, साथ के साथ इंक्रीजिंग भी है। आगे देखो 1/n 1 1/2 1/3 टर्म्स घटते जा रहे हैं, बराबर वाला नहीं है कोई इसमें, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है, क्यों, ये शर्त लागू हो रही है, छोटा टर्म है, लेकिन साथ के साथ छोटा स्ट्रिक्टली छोटा है, कोई बराबर नहीं है, तो डिक्रीजिंग भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो जाएगा। तो याद रखो एग्जाम में अगर आ गया कि सीक्वेंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर है तो वो डिक्रीजिंग भी होगा, ठीक है, लेकिन अगर डिक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली है कि नहीं है वो चेक करना पड़ेगा, पल्ले पड़ा। जैसे ये वाला सीक्वेंस देख लो, ये सीक्वेंस मेरा डिक्रीजिंग है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली भी है साथ में, क्यों, कोई टर्म बराबर नहीं है। ये सीक्वेंस देख लो, ये मेरा डिक्रीजिंग है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली नहीं है, क्योंकि ये सारे टर्म बराबर हैं, ठीक है। आगे चलें, तो आई होप बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम HD क्वालिटी फीलिंग आ चुकी है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे कहते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से। नीचे कमेंट करके जरूर जाना क्लासेस आपको कैसी लग रही है, आगे कंटिन्यू करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो कमेंट करते रहो, फुल HD क्वालिटी में आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी। लेकिन अगर आप मेरा मोटिवेशन डाउन करोगे, कमेंट नहीं करोगे अच्छे तरीके से, तो मैं क्लासेस नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए इतने बड़े मोटिवेशन का काम करता है। आगे चले, जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, तो देखिए भैया आगे बढ़े, और बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अभी मैंने चर्चा करी थी कि नहीं, आगे बताऊंगा। देखो ये क्या होता है, बहुत ही प्यार से समझेंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब होता क्या है। पहले समझो कि कन्वर्जेंट का मतलब होता है भाई साहब अग्रसर होना, अग्रसर। मैं गारंटी ले रहा हूं, दावा करता हूं, जिस तरह से रियल एनालिसिस में तुमको रियलिटी में फील करा के करा रहा हूं, पूरे यूट्यूब पर किसी का वीडियो देख लेना, कोई तुम ऐसे कराए दे तो आप मुझे आगे बताना। रियल एनालिसिस हर कोई बिल्कुल इंग्लिश में कराता है, ऊपर से बच्चों की बाउंस होती है। मैं एकदम ऐसे करा रहा हूँ, एकदम BSc में भी पिछले 5 साल से बच्चों को ऐसे पढ़ाया है ना कि दिल से फीलिंग आती है। बच्चों को नंबर मुझसे ज़्यादा ले लेके आए थे BSc में, इतने नंबर मेरे नहीं आए थे, इतने मेरे स्टूडेंट के आ गए थे। तो शिद्दत से आप मुझे अपना समय देते रहिए, मैं एकदम बेहतरीन क्वालिटी से आपका कंटेंट क्लियर करता रहूँगा, ठीक। चलिए, तो कन्वर्जेंट का मतलब होता है अग्रसर होना। किसी लक्ष्य की तरफ हम जब टारगेट करते हैं, या किसी भी लक्ष्य की तरफ हम जब एक सीध में चलते हैं या किसी लक्ष्य की तरफ पहुंचते हैं, उसे अग्रसर कहा जाता है। अब मैं हमेशा कन्वर्जेंट सीक्वेंस को अपने देसी स्टाइल में पढ़ाता हूँ, चीनी का दाना और चींटियाँ लेकर के। आपने शायद कभी गौर किया हो, बहुत प्यार से बात करते हैं, जब चींटियाँ किसी भी खाने की तरफ जाती हैं तो चींटियाँ एक के पीछे एक लाइन लगा के चलती हैं। तो उसको हम सीक्वेंस की नज़र से देखा जाए, मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, चींटियों को अगर मैं ऐसे देखूं कि चींटू को एक सीक्वेंस बन रहा है, सीक्वेंस से चींटियाँ फॉलो करती हैं, एक के पीछे एक लगातार चलती जाती हैं, कोई चींटी इधर उधर डिस्टर्बेंस नहीं करेगी, चींटियाँ हमेशा एक कतार में सीधे सीक्वेंस में जाती हैं। तो मैंने क्या करा, एक दिन चीनी रख दी अपने घर में, ये रख दी चीनी का दाना। तो कुछ समय बाद मैंने क्या देखा, अरे भैया कुछ समय बाद मैंने देखा कि चींटियाँ की लाइन लगा के सीक्वेंस में चींटियाँ आ रही हैं, दूर से आ रही हैं, पता नहीं कहाँ से आ रही हैं, और सारी की सारी चींटियाँ लाइन लगा के आ रही हैं और इस चीनी के दाने के ऊपर चिपट पड़ी हैं, खाए पड़ रही हैं एक दूसरे। चीनी के दाने पर चींटियाँ सब चिपट पड़ी हैं। तो यहीं से मेरे दिमाग में कन्वर्जेंट को समझाने का आइडिया पनप गया कि बच्चों को ऐसे समझाऊंगा कन्वर्जेंट तो मज़ा आ जाएगा। देखो ध्यान से कैसे मैंने कहा है, ये चींटियाँ चलती चली आ रही हैं सीक्वेंस में। अब यहाँ पे आके मैंने देखा
अरे भाई साहब एक की ऊपर एक चीटियाँ चीटियाँ, चीनी का दाना, ये चीनी के दाने को मैं एल कह दे रहा हूँ, बाइक के ऊपर चढ़ पड़ रही हैं। अब अगर मैंने ऐसे में पता क्या देखा, मैंने ऐसे में देखा कि जब चीटियाँ चीनी के दाने को खाने आ रही हैं तो चीनी के दाने और चीटियों के बीच की दूरी कितनी है? अरे भाई साहब लगभग ना के बराबर, लगभग ना के बराबर, बहुत कम। तुमने भी देखा होगा कि जब चींटियां रसगुल्लों पर या किसी भी मीठी चीज़ पे छुपट पड़ती हैं तो भाई पूरा कवर कर लेती हैं, बिल्कुल ढांक लेती हैं, वहाँ नेकू जगह ना छोड़ती, भाई नेकू तुम दिखे हो नहीं हो। तो वो चीज़ जो चीनी है या मिठाई कह लो, बाकी और चींटी के बीच की दूरी लगभग ना के बराबर होती है। तो बस यही परिभाषा है कन्वर्जेंट की, समझे? अरे नहीं समझे। चींटियाँ अग्रसर हो रही हैं किसकी तरफ? चीनी के दाने की तरफ। तो कहा जाएगा अग्रसर का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंट होना। तो चींटियों का सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अभी मैथमेटिक्स की आऊँगा, ऐसा सीक्वेंस जो किसी एक वैल्यू की तरफ अग्रसर होता है उस सीक्वेंस को भैया हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। यहाँ पे चींटियाँ सारी की सारी चीनी के दाने की तरफ कन्वर्ज कर रही हैं, सारी की सारी चींटियाँ चीनी के दाने की तरफ अग्रसर हैं। तो जिस पॉइंट की तरफ या जिस चीज़ की तरफ सीक्वेंस के सारे टर्म्स अग्रसर होते हैं, अप्रोच करते हैं भैया, उसी टर्म को या उस पॉइंट को कहा जाता है लिमिट ऑफ सीक्वेंस। इसको एल से दिखाते हैं। ऐस तरह से फुल देसी भाषा में पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लेना, तुम्हें कोई नहीं कराने वाला है। यही सी फीलिंग वाले चैनल पे ही तुम्हें ऐसी फीलिंग मिलेगी। सब्सक्राइब कर लेना, नहीं हो तो पल्ले पड़ गया। तो ये सारी की सारी चींटियाँ चीनी के दाने की तरफ कन्वर्ज कर रही हैं, सारी की सारी चींटियाँ इस चीनी के दाने की तरफ अप्रोच कर रही हैं। तो कहा जाएगा कि सारी की सारी चींटियों का जो सीक्वेंस है इस चीनी के दाने की तरफ कन्वर्जेंट है। सीक्वेंस कन्वर्जेंट कहा जाएगा कब? कि जब सीक्वेंस के सारे टर्म्स किसी एक निश्चित वैल्यू की तरफ अग्रसर होते हैं। यहाँ पे वो सारे टर्म्स चींटियाँ हैं, एक निश्चित वैल्यू यहाँ पे वो चीनी का दाना है, तो वही निश्चित वैल्यू लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहलाती है। भाई साहब ऐसे मक्खन लगेगा तुम्हें सारा चीज़ है। अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज़ और गौर करी है, वो गौर करने वाली चीज़ क्या है? क्या यहाँ पे हर एक चींटी के बीच की, हर एक चींटी और चीनी के दाने के बीच की दूरी बहुत कम होगी? क्या हर एक के लिए ऐसा होगा? नहीं, हर एक के लिए नहीं होगा। कोई चींटी पीछे रह गई है, कोई चींटी लाइन में आ रही है, पीछे से आ रही है चींटी, क्या इनकी और चीनी के दाने के बीच की दूरी ना के बराबर है? ना है। खाली बिना चींटी इनकी है जो चीनी के दाने के बिल्कुल आसपास है, हर एक चींटी की दूरी नहीं है। अब आ जाओ परिभाषा पे, क्या लिखा है? अ सीक्वेंस एफ एन, एफ एन माने चींटियों का सीक्वेंस मान लो। एफ एन का मतलब क्या है? 1 2 3, इसमें बहुत nth टर्म आ रहे हैं, ठीक है। इट इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू अ रियल नंबर एल। ये सीक्वेंस अग्रसर कहा जाता है किसी रियल नंबर एल की तरफ। कब कहा जाता है भाई साहब? फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ये चिन्ह नहीं जानते होगे, तुम जानते हो तो भूल गए होगे। इसे बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब पता क्या होता है? मैं तुम्हें मोबाइल क्या सिखाऊं? बहुत कम दूरी। जब भी बहुत कम दूरी की या बहुत कम डिस्टेंस की बात होती है वहाँ पे हम एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। 0 नहीं है, 0 से थोड़ा बड़ा है, बहुत कम है लेकिन सूक्ष्म है। एप्सिलॉन या डेल्टा, ये दो चिन्ह होते हैं जो तुम्हारे बहुत छोटी चीज़ के लिए मैं इसमें यूज़ करूँगा रियल एनालिसिस के अंदर, ठीक है। देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या है? एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम, ये क्या बोल दिया मैंने? हाँ एम, सच दैट एफ एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है। एफ एन का मतलब क्या है? चींटियाँ। एफ एन मेरी सीक्वेंस ही तो हो गई, चींटियाँ माइनस एल। देखो भाई साहब मैंने क्या बोला? चींटियाँ और चीनी के दाने के बीच की दूरी ना के बराबर होगी। दूरी कैसे निकालते हैं? प्रारंभिक बिंदु माइनस अंतिम बिंदु या अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, तभी तो दूरी निकल के आएगी। तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो मैंने मॉड ले लिया है। तो चीनी का दाना एल और चींटियों के बीच की दूरी के लिए माइनस, मॉड लगा दिए ताकि दूरी प्लस की रहे, लगभग ना के बराबर होती है। एप्सिलॉन का मतलब क्या है? लगभग ना के बराबर होती है। भैया ये होगी आपकी कन्वर्जेंट की परिभाषा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो ऐसे सीक्वेंस जिसमें हर एक टर्म और जिसकी टर्म उस लिमिट, तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर एक टर्म उस बिंदु तक जा रही है या जिस पर अप्रोच कर रही है उसके टर्म्स और उसके बीच की दूरी लगभग ना के बराबर होती है। लेकिन सब के लिए नहीं है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये चीज़ समझो। वे सारी चींटियाँ जो m या m से बड़ी हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ निश्चित चींटियों के बाद की चींटियाँ, देखो यहाँ से कुछ निश्चित चींटियों के बाद की चींटियाँ ही चीनी के दाने को कवर करी हैं। कुछ निश्चित चींटियों के बाद की चींटियों के बीच की दूरी और चीनी के बीच की दूरी ही ना के बराबर होगी, ना कि हर एक चींटी की। तो ये सारी मेरी हो गई m चींटी, और ये सारी यहाँ से शुरुआत हो रही है चुपटाने की,
तो ये सारी होंगी मेरी एन चीटी। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं लिखी है वो यही चीज़ है कि एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एन। ठीक है, यहाँ से वो चीज़ आ रही है। यहाँ पे हर एक टर्म के लिए नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कुछ एन टर्म लिखे हैं मैंने, टोटल नहीं है। एम में से कुछ हट के, इनमें से कुछ हट के, एम चीटियों में से कुछ हट करके उन्हीं चीटियों के बीच की दूरी ना के बराबर होगी जो बिल्कुल चुपटे परे होंगे। बात है, या ऐसा कह लो जो चीनी के दाने के नाइबरहुड में होंगे, आस पड़ोस में होंगे, एनबीडी नाइबरहुड में होंगे, आस पड़ोस में होंगे, तभी ऐसा फॉलो होगा। तो भाई साहब ऐसी सीक्वेंस जिसमें ये शर्त तुम्हें दिखाई दे जाए उसको कह देंगे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और जिस बिंदु की तरफ वो अग्रसर होती हैं उस बिंदु को कहते हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस। सर देसी भाषा में हमें फुल फीलिंग आ गई है, हम मैथमेटिकली लो करवाए दो। लो सर मैथमेटिकली करवा दीजिए। देखो ध्यान से, 1/n सीक्वेंस को खोलो, 1, 1/2, 1/3। हवाल बताई मैंने पीछे, 1/1 करोड़, 1/1 लाख, लगभग 1/10 करोड़, ये जो आएगी 10 करोड़, तमाम बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या नीचे लगाई दी तुमने। तो क्या होगा? देखो होगो का ये नंबर लाइन है। अब देखो मज़ा आएगा तुम्हें। 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर है। 1 यहाँ खड़े हैं, फिर 1/2 आधा कर दिया, फिर 3, 4, फिर और छोटा हो रहा है, और छोटा हो रहा है, और छोटा हो रहा है, और छोटे होते 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 ये 0 पे पहुंच रहा है। देखो तुम्हें खुद दिख रहा है साफ साफ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, खुद ऑब्जर्व कर सकते हो। 1/3, 1/1 लाख क्या बोलेंगे? 0.00000 जो नंबर भाई साहब 0.0000 कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो 0 के नेबरहुड में आ गया, वो 0 के पड़ोस में आ गया। पड़ोस को मैथमेटिक्स में नेबरहुड बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एनबीडी, नेबरहुड। तो 0 के नेबरहुड में सारे टर्म्स आ गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ गए इसके नेबरहुड में भाई साहब। तो क्या देखा? अरे भाई साहब हमने ये देखा कि ये सीक्वेंस हमारी 0 की तरफ कन्वर्ज कर रही है। ये सीक्वेंस क्या हर एक टर्म 0 पे जा रही है ना? कुछ टर्म, ये हमारी एम टर्म, ये हमारी एन टर्म, भैया एम चीटियाँ, भैया एन चीटियाँ, हर एक नहीं जाएगी, कुछ पास की ही जाएंगी। पास की कौन सी? जो उसके नेबरहुड में पड़ोस में आएंगी, जो उसके पड़ोस में आएंगी। देखो जो चीज़ यहाँ थी प्रैक्टिकली मैंने फील करवा दी। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करके जाना भाई साहब, ठीक है? तो पल्ले पड़ गया। अरे भैया ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रही है 0 पे? तो कोई तुमसे पूछे सर इसकी लिमिट क्या है, तो लिमिट क्या होगी इसकी? सर लिमिट होगी 0। अब चलो ये तो मैंने आपको समझा दी लिमिट क्या है। अब क्या तुम हर एक सीक्वेंस में ऐसे बना के चेक करोगे? नहीं, कोई ट्रिक बता दो, सिंपल सी ट्रिक है भाई साहब। ट्रिक ये है, ये रही। तो मैं कहूँ सीक्वेंस में लिमिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट जहाँ में n टेंड टू इन्फिनिटी लगा देंगे, बात खत्म हो जाएगी अपनी। कैसे? ऐसा कर देंगे सर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an कर दे करेंगे अपन, जो ये आंसर है। लेकिन ध्यान पता कहाँ रखना हो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म ना बने। जैसा कि ये सीक्वेंस मान लो n+1 अपॉन रूट के अंदर n² + 1। अब ये सीक्वेंस है। अब तुम हर एक सीक्वेंस से बना के तो तुम देखोगे नहीं, जाते तुम्हें पता पड़े लिमिट क्या है। ये सबसे सिंपल सा एग्जांपल था, तो मैंने तुम्हें बना के फील करवाया दो कि लिमिट क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, क्या बताए, ठीक है? हर एक में नहीं कर पाओगे। अब जहाँ में करना है, जहाँ में तुम्हें लिमिट लगानी है n टेंड टू इन्फिनिटी, तो गलती ये मत करना कि डायरेक्ट तुम जहाँ में लगा दो इन्फिनिटी खत्म हो जाएगी कहानी। इनडिटरमिनेट फॉर्म ना बनने देनी तुम्हें कोशिश जी करनी है कि n बचाओ, n कैसे करके बट्टे में लगाओ। अब देखो इसको करके दिखा रहा हूँ, सवाल को ध्यान से देखना कैसे होगा सवाल। देखो ध्यान से, इसकी लिमिट निकाल ले। मान लो एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, तुम एक बार मेरी बात तो मानो, एनालिसिस करके बता रहा हूँ। एग्जाम में तुमसे लिमिट पूछने के सवाल बहुत सारे आएंगे। एग्जाम में लिमिट पूछी जाएगी, तुमसे डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, और लिमिट निकालने के मैं तुम्हें बहुत सारी ट्रिक बताऊंगा, बहुत सारी ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब जहाँ में मैं देखो बच्चा गलती क्या करता हूँ, बच्चा गलती जी करेगा, जहाँ में इन्फिनिटी डाल दी, यहाँ डाल दी इन्फिनिटी, लो हो गई कहानी खत्म ना। n बचाओ, बचेगी कैसे सर? ऐसे बचेगी, ऊपर तो n कॉमन लो, कहाँ बचेगा अंदर? यहाँ तो n कॉमन ली 1 + 1/n। मैंने कहा कि n बट्टे में लगाओ, कोशिश ये करो। भीतर n² है, n² कॉमन लूंगो तो रूट लगाओ, तो बाहर n आएगी, देसी भाषा बोलता हूँ, तो n आएगी बाहर, अंदर क्या बचेगा? रूट के अंदर 1 + 1/n² बचेगा। अब लगाओ लिमिट, n से n कट गई, लगाओ जहाँ में लिमिट n की जगह पर रखो इन्फिनिटी, तो क्या होगा? देखो जी होगा 1 + 1/∞, 1 + 1/∞, और 1/∞ का हो तो 0, तो ऊपर क्या बचेगा? 1 + 0, 1 + 0, ओवरऑल आंसर कहाँ आएगा भैया? 1। तो जब सीक्वेंस की लिमिट कहाँ आई गई? 1। तो सवालों को थोड़ा सा दिमाग लगा करके अच्छे तरीके से
सजा धजा के ही हम देखेंगे, कोशिश यही करेंगे कि बट्टे में n आ जाए, बच जाए, इनफाइनाइट हाईवे तक बच जाए, पूरी कोशिश करेंगे। अगर ना है पाए रहो तो वहीं छोड़ देंगे। तो जब सीक्वेंस की लिमिट का आएगी 1, कहने को मतलब है कि जब सीक्वेंस की जो टर्म्स आ रही हैं जो 1 की ओर अग्रसर हैं। कितने बच्चों को यहाँ तक क्रिस्टल क्लैरिटी में क्लियरिटी है? एक बार कमेंट कर दो यार, कमेंट कर दो। पूरे यूट्यूब पर ऐसे रियल एनालिसिस तुमने आज तक ना पहले कभी पढ़ी होगी, ना तुम्हें किसी ने पढ़ाई होगी। मैं अपनी गारंटी ले रहा हूँ, फुल फीलिंग करवाऊँगा। पल्ले पड़ गया? हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में आंसर छप जाना चाहिए। ठीक, आगे चले? चलो सर आगे चलते हैं। भाई साहब, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट के कछुआ एग्जाम्पल देख लो। 1 + 1/n पेपर में आया, इसकी लिमिट निकालनी है। क्या करोगे? डायरेक्ट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लफड़ा नहीं पड़ेगा, यहाँ पे n ऑलरेडी बट्टे में है तो वो 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी डालोगे तो यहाँ पे हम साक्षात बच जाएंगे। तो क्या आएगा इसका आंसर? 1 + 0 1 आएगा। तो इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आ गई? 1 आ गई। ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें हर एक तरीके के सवाल करना सिखाऊंगा, डोंट वरी। इसको देखो n आ रही है। अब देखो मैं तुम्हें कहा कि जरूरत होती माँ बचाएंगे, एरू को बट्टे में लगाएंगे, लेकिन यहाँ तुम बट्टे में नहीं लगा सकत, यहाँ बट्टे में नहीं जा पाएगी, तो ऐसी रखनी पड़ेगी। तो जाके लिमिट हैगी इन्फिनिटी, यानी कि इसकी लिमिट फाइनाइट नहीं आई, इसकी लिमिट को इंटीरियर नहीं आई, तो ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट नहीं है। ये सीक्वेंस कहलाएगी मेरी डाइवर्जेंट। ये सीक्वेंस मेरी क्या कहलाएगी भाई साहब? डाइवर्जेंट कहलाएगी। क्यों? इसकी कोई फाइनाइट लिमिट नहीं आई है। अब अपने दिमाग में ये मत बैठा लेना कि जो कन्वर्जेंट नहीं है वो डाइवर्जेंट होगी ना। एग्जाम्पल भी दूंगा, डाइवर्जेंट होने के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो मैं ऐसी सीक्वेंस में दिखाऊंगा मैं जिसकी लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी लेकिन वो कन्वर्जेंट नहीं होगी और वो डाइवर्जेंट भी नहीं होगी। देखो मज़ा आएगा, ठीक है। अब चर्चा करते हैं भाई साहब लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की और लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस की। 90% बच्चों को ये लगता है कि लिमिट और लिमिट पॉइंट बोथ आर सेम। ना भाई साहब ना। क्या लिखा है? लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज ऑलवेज यूनिक बट लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस मे और मे नॉट बी यूनिक। ये बात बहुत महत्वपूर्ण लिखी गई है, मैंने यहाँ लिखी है। लिमिट हमेशा सीक्वेंस की यूनिक होती है, या यूँ समझ लो जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है उसमें तुम्हें एक ही लिमिट मिलेगी। हवाले में देखिए एग्जांपल में, चींटी सबरी एक ही चीनी की दाने की तरफ अग्रसर थी। तो अगर तुम्हें सीक्वेंस के टर्म्स में एक ही पॉइंट मिलेगा वो यूनिक कहलाएगा। एक का मतलब है यूनिक है, उसके ऐसा कोई और नहीं है जिसमें सीक्वेंस की टर्म जा रही है, वो एक ही पॉइंट है। अगर तुम्हें एक ही पॉइंट मिला तो वही तुम्हारा पॉइंट लिमिट पॉइंट भी कहलाएगा और वही पॉइंट तुम्हारा लिमिट भी कहलाएगा। क्योंकि लिमिट की शर्त ये होती है कि लिमिट हमेशा एक ही होती है, लिमिट हमेशा यूनिक ही होती है। और कन्वर्जेंट भी हम उसी सीक्वेंस को कहेंगे भाई साहब जिसकी सारी टर्म्स किसी एक ही पॉइंट की तरफ जा रही हैं। एक उदाहरण की तरह समझ लो यार, तुम स्टूडेंट हो, मुझे पता है। अब विद्यार्थी जीवन में होता क्या है, चाचा के लड़का कह रहे हैं एसएससी को फॉर्म भर, ताऊ के लड़का कह रहे हैं रेलवे को फॉर्म भर, बुआ के लड़का कह रहे हैं एनडीए की तैयारी कर। अरे भैया तीन जगह जाओगे, तुम्हें कछु मिले हुआ में थे? कछु नहीं मिले हो। अपने आप से पूछोगे तुम तू तैयारी क्या की कर रहा है? कछु तैयारी नहीं कर रहे हो। तुम तीन जगह दिमाग डाइवर्ट हो रहा है तो तुम कन्वर्जेंट नहीं हो। तुमसे कोई इंसान ये नहीं कह सकता है कि तुम स्पेशली एनडीए की तरफ तैयारी कर रहे हो, तुम स्पेशली रेलवे की तरफ तैयारी कर रहे हो, तुम स्पेशली एसएससी की वो तैयारी कर रहे हो ना। तुमने अपने दिमाग तीन जगह बांट लिया। तो ऐसा इंसान एक छोड़ दो के पीछे जा रहा है, तीन के पीछे जा रहा है, तो वो ये नहीं कह सकते तुम कि इसी के लिए कन्वर्जेंट है, ये वो उसके लिए भी है, इसके लिए भी है। तो तीन चार जगह कन्वर्जेंट हो गया तो वो कन्वर्जेंट होगा ही नहीं। कन्वर्जेंट फोकस टारगेट हमेशा एक रखोगे, सेट रखोगे तो वो तुम्हें अचीव होगा। अगर तुम तीन चार एक संग बांट दोगे, एक समय में एक ही टारगेट रखो, अगर तुम चार पाँच बार डाल दोगे इकट्ठे टारगेट, कोई अचीव नहीं कर पाओगे। दिमाग में हमेशा डाइवर्ट नहीं करना दिमाग को ऐसे रखना है कि तुम्हारे जो टारगेट है वो एक फिक्स हो। एक समय में एक टारगेट फिक्स करो और पूरी जी जान उसी में लगा दो, तब कहा जाएगा कि हाँ तुम उस टारगेट की तरफ अग्रसर हो। तो वही तो समझाना चाह रहा हूँ। कन्वर्जेंट होने के लिए लिमिट एक ही होनी चाहिए। अगर लिमिट एक है तभी तुम कन्वर्जेंट बोलोगे, अदरवाइज वो कन्वर्जेंट नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, लिमिट एक निकले तुम्हारी। लिमिट जब एक होगी तो सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होगी। ये सीक्वेंस की नेचर है कि अगर लिमिट एक है तो हमेशा बाउंडेड होगी, लेकिन अगर बाउंडेड है तो लिमिट एक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सर आप तो हवा में बातें कर रहे हो, कुछ दिखाओ तो सही। यहाँ पर देखो, सामने से देखो क्या लिखा है। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस अ रियल नंबर
एल इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस एफ एन। लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा भैया? इफ एवरी एनबीडी, एनबीडी माने वाल बताइए आस पड़ोस को इलाकों, नंबर के आस पड़ोस को इलाकों। इफ एवरी एनबीडी ऑफ एल कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आए। अभी सर मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, देखो ध्यान से, मैंने भी आप लोगों को एग्जांपल क्या दिखाया था? मैंने अभी आप सभी को दिखाया था, क्या दिखाया था? ये दिखाया था 1/n का। कैसे दिखाया था? ऐसे दिखाया था। यहाँ पे जीरो लिमिट थी। अब इस सीक्वेंस के लिए इस जीरो के आजू बाजू में सीक्वेंस के कितने टर्म्स आ रहे हैं भाई साहब? इनफाइनाइट टर्म आ रहे हैं, इनफाइनाइट टर्म आ रहे हैं। तो यही तो परिभाषा काय की है? लिमिट पॉइंट की है कि वे सारे पॉइंट जिनके आजू बाजू में तुम्हें सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म मिल जाएं, वो पॉइंट तुम्हारा लिमिट पॉइंट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे लिमिट पॉइंट तुम्हें एक ही मिला है, तो यही लिमिट पॉइंट तुम्हारी लिमिट कहलाएगा। हाल बताइए, लिमिट हमेशा यूनिक एक ही होती है, लिमिट पॉइंट एक से ज्यादा हो सकते हैं। अभी एग्जांपल दूंगा, टेंशन नहीं लेने का यार। लिमिट यही है, यही लिमिट पॉइंट है, ठीक है? तो लिमिट हमेशा लिमिट पॉइंट होगी, लिमिट है वो लिमिट पॉइंट भी बनेगी। लेकिन लिमिट पॉइंट लिमिट बने जरूरी नहीं है ऐसा। क्यों नहीं है? क्योंकि लिमिट पॉइंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन लिमिट हमेशा एक ही होती है। एग्जांपल दो सर, लो दे रहे एग्जांपल, देखो ध्यान से। सपोज करो एग्जांपल ये आपके सामने, सबरे एग्जांपल यही छुपाए रखे मैंने 30 से। अब तुम्हें दिख रही होगी ये मैंने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी और मैं कहाँ तक लेकर के आ गया एग्जांपल को। धीरे धीरे चीज़ों को खोलते चले जा रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का। इन्हीं एग्जांपल से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आप लोगों का, ठीक है? यहाँ डालो, क्या होगा यहाँ पे? तुम देखो ये दो तरह से डिवाइड कर लो इसको। 1 -1 में बनेगा, हमें पता है। इनफाइनाइट डालोगे क्या मिलेगा? -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो, ये कहानी चलती जाएगी भाई साहब। अब देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत। अब देखो मज़ा आएगा तुमको। अभी देखो यहाँ -1, यहाँ +1, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, ऐसे होता है, ठीक है? अभी सीख के आए हो। पहली टर्म कहाँ जा रही है? -1 के पास, A1। दूसरी कहाँ जा रही है? +1 के पास। तीसरी कहाँ जा रही है? -1 के पास। चौथी कहाँ जा रही है? +1 के पास। अरे भैया जी का एरो है, यहाँ तो -1 के आस पड़ोस में बहुत सारी टर्म आएंगी। अरे भैया यहाँ तो +1 के आस पड़ोस में बहुत सारी टर्म आएंगी। यानी कि सबरी की सबरी ऑड टर्म, बोले तो 8 2n -1, ये सबरी की सबरी ऑड टर्म है हमारी। ये सबरी कहाँ जा रही हैं? -1 के आजू बाजू में जा रही हैं। ये सबरी की सबरी -1 के एनवीडी में जा रही हैं। ये सबरी कैसी टर्म भैया? A2n ऑड टर्म। ये सबरी की सबरी टर्म कहाँ जा रही हैं? ये सबरी की सबरी टर्म जा रही हैं +1 के आजू बाजू में। यहाँ तो कंडीशन फैलेगी। हमने कहा सीखो, कोई सीक्वेंस भैया कन्वर्जेंट तभी कहलाई जाएगी जब तुम्हें एक ही लिमिट मिले। जैसे जाम मिल रही तो वो कन्वर्जेंट है, एक ही लिमिट है, वो लिमिट कहलाएगा, लिमिट पॉइंट ही। लेकिन यहाँ पे तुम्हें दो लिमिट मिल गई तो लिमिट नहीं कहोगे बिना, तुम लिमिट पॉइंट कहोगे। वही तो कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, भैया लिमिट हमेशा यूनिक होती है, लेकिन लिमिट पॉइंट एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। लिमिट पॉइंट कैसे देखे जाएंगे हम? क्या उनके आजू बाजू में सीक्वेंस के बहुत सारे टर्म आएंगे। देखो ध्यान से, सवरे इवन टर्म जाके आजू बाजू में जा रहे हैं, सवरे ऑड टर्म जाके आजू बाजू में जा रहे हैं। तो जब सीक्वेंस के पास दो लिमिट पॉइंट हैं, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, ये दो जगह भाग रही है, किसी एक जगह तुम इसे अग्रसर नहीं कह सकते। तो इट्स नॉट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट। तो मैंने क्या सीखा? हमने क्या सीखा? यहाँ पे क्या आएगा? 8 2n माइनस का। नोट करते रहना भैया संग की संग, वीडियो पॉज कर लिया करो क्योंकि अब अंत चल रहा है, तो मैं थोड़ा जोश पे आ गया हूँ मैं अब। तो यहाँ क्या लिखा है मैंने? देखो ध्यान से, लिमिट होगा वो लिमिट पॉइंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि लिमिट पॉइंट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे था, लिमिट है तो भैया एक है तो लिमिट पॉइंट की गिनती में आएगा। क्यों? क्योंकि उसके आजू बाजू में सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे होंगे। लेकिन 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 अगर लिमिट पॉइंट है, अगर लिमिट पॉइंट है तो ये बिल्कुल नहीं है कि वो लिमिट होगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ऐसा। क्यों? तो ये भी तो लिमिट पॉइंट है, एक लिमिट पॉइंट 0, एक लिमिट पॉइंट 0 का जो लिमिट है ना, लिमिट एक ही होती तो होती लिमिट, लेकिन ये तो बहुत सारे दो हैं।
ज़्यादा है कि इट्स नॉट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो इट्स नॉट अ लिमिट, इट्स ओनली लिमिट पॉइंट्स। पल्ले पड़ा। अरे मज़ा आया कि नहीं आया? मुझे बड़ा मज़ा आता है तुमको पढ़ाने में भाई साहब, कमेंट कर दिया करो। पल्ले पड़ गया? लिमिट हमेशा यूनिक होगी, लिमिट पॉइंट हमेशा एक ही होगा तो वो लिमिट का काम करेगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो गए तो लिमिट पॉइंट को लिमिट नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और कन्वर्जेंट होने के लिए अभी बताया था मैं, लिमिट पॉइंट एक होना जरूरी है। अच्छा, बाउंडेड की शर्त और आती है यहाँ पे, बाउंडेड की चर्चा और कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसको नोट कर लेना, फटाफट से एडिट कर रहा हूँ, नोट कर लिया, ठीक। चलो, अब यहाँ पे एक शर्त होती है कि कन्वर्जेंट का मतलब क्या है। कन्वर्जेंट का मतलब समझो ध्यान से, बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट, यूनिक लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट मतलब क्या? एक ही मिले, एक से ज़्यादा नहीं मिले तो ही वो तुम कन्वर्जेंट कहोगे। ध्यान से क्या बोला? बाउंडेड के साथ साथ यूनिक लिमिट पॉइंट का मिलना जरूरी है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फिर कह रहा हूँ, ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक। अब कोई बच्चा मुझसे बोला कि सर कन्वर्जेंट होने के लिए बाउंडेड का होना जरूरी है। हाँ जरूरी है। देखो ध्यान से, कन्वर्जेंट कह रहे हैं इसको, ये बाउंडेड है। क्यों बाउंडेड है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1। कम से कम कितनी आई थी? 0। अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों है, तो देखो तब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो ऐसा मत समझना कि बाउंडेड होगा तो वो कन्वर्जेंट होगा ना, कन्वर्जेंट होगा तो वो बाउंडेड होगा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल ये है तुम्हारी आंखों के सामने, ये सीक्वेंस है -1 की पावर n। क्या ये सीक्वेंस हमारा बाउंडेड नहीं है? है तो सही बाउंडेड। देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी? अपर बाउंड 1, लोअर बाउंड -1, मैजिक हो गया। ये बाउंडेड सीक्वेंस है, लेकिन क्या ये कन्वर्जेंट भाव ना भाव? तो बाउंडेड से हम ये नहीं कह सकते कि कन्वर्जेंट होगा ही होगा, नहीं कह सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर कन्वर्जेंट है तो पक्का बाउंडेड होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इनको लिख लो भैया पेपर में। ये छोटे छोटे पॉइंट ही तुम्हें बहुत सहायता करेंगे। लिख दो, लिख दो, बराबर लिखो, यहाँ पे लिखो, कन्वर्जेंट अगर है तो बाउंडेड होगा। इस सिंबल का मतलब होता है इम्प्लाइज, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, बाउंडेड। बट बाउंडेड डज नॉट इम्प्लाई कन्वर्जेंट। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? बोलो भाई साहब, क्या फुल एचडी क्वालिटी में चीज़ें क्लियर हो रही हैं? पल्ले पड़ रही है कहानी? अरे भैया, लिमिट यूनिक होती है, लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं होते हैं। लिमिट पॉइंट ही लिमिट बनेगा जब वो एक ही आएगा, लिमिट पॉइंट लिमिट नहीं बनेगा जब वो 2 आएंगे, ठीक है। ये 2 से ज़्यादा आएंगे, एक से ज़्यादा आ गया तो वो लिमिट का काम नहीं करेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अच्छा, डाइवर्जेंट की चर्चा और कर लेते हैं थोड़ी सी। डाइवर्जेंट सीक्वेंस वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें केवल एक ही शर्त है कि लिमिट तुम्हारी इनफाइनाइट आ जाए या एग्जिस्ट ना करें। तो चलो लिखा देता हूँ, बच्चे कहेंगे कि सर आपने लिखाया नहीं। देखो, डाइवर्जेंट का मतलब समझो। कुछ बच्चे ये सोच के बैठे होंगे अभी दिमाग में, जो कन्वर्जेंट नहीं है क्या वो डाइवर्जेंट है? अरे कहाँ डाइवर्जेंट? देखो ध्यान से, जी सीक्वेंस है जी -1 की पावर n, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो नहीं थी ना, तो क्या ये डाइवर्जेंट थी? नहीं थी डाइवर्जेंट। ये कैसी सीक्वेंस है? ये ऑसिलेटरी है, इट्स ऑसिलेटरी सीक्वेंस, अभी सिखाया था पीछे। तो यही एग्जाम्पल से हम तरह तरह की चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। तो लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, नॉट कन्वर्जेंट इम्प्लाइज, बिल्कुल नहीं करता है कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ये तुम्हें देखना पड़ेगा, मे और मे नॉट भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। तो सर डाइवर्जेंट के लिए क्या होगा? डाइवर्जेंट के लिए -इनफाइनाइट आए या +इनफाइनाइट आए या नॉट एग्जिस्ट। सीक्वेंस की लिमिट या तो इन्फिनिटी आ जाए ये एग्जिस्ट ना करें, तभी उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट कहेंगे। ऐसा दिमाग में मत पाल लेना कि जो कन्वर्जेंट नहीं है तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगी, नहीं। 90% बच्चे गलत करके आ जाते हैं, ठीक। अब लास्ट टॉपिक और बचा है बस, डिराइव सेट, उसको करते हैं, फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं, फिर कल करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से उसको नोट कर लो, नोट्स संग के संग बनाना, ठीक। आगे चले देखिएगा। तो देखिए भैया, वीडियो का अंतिम टॉपिक, डिराइव सेट क्या होता है? कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, सब कुछ सीख चुके हो। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड डिराइव सेट। सेट सिंबल जानते हो? सेट का मतलब क्या है? समुच्चय, ऐसा कर्ली ब्रैकेट, यानी कि किसी भी सीक्वेंस के सारे लिमिट पॉइंट को
इकट्ठा कर लो, जितने लिमिट पॉइंट आएंगे उनको एक सेट में डाल दो, तो वो सेट कहलाएगा डिराइव सेट। एग्जाम्पल देखो ध्यान से, ये सीक्वेंस है -1 की पावर n, इसके लिमिट पॉइंट क्या क्या आते हैं सब बच्चों को पता है। इसका लिमिट पॉइंट 2 आते हैं, अभी दिखा था हमने। लिमिट पॉइंट क्या क्या है इसके लिख लो पहले। लिमिट पॉइंट क्या है, +1 और -1। तो इसके डिराइव सेट में क्या क्या आएगा, डिराइव सेट को डिनोट कैसे करेंगे, डी। तो डी ऑफ ए क्या क्या आएगा भाई साहब, करली ब्रैकेट +1 और -1, बस होगी कहानी, इतनी सी बात होती है। डिराइव सेट में केवल लिमिट पॉइंट को डाल देते हैं, बात खत्म हो गई। एग्जाम में पूछ सकता है कि ये सीक्वेंसेस के डिराइव सेट कौन सा है, इसका ऑप्शन टिक करने को आएगा ऑप्शन, ठीक है, बोला बनना पड़ेगा, तुम्हें ध्यान से करना है बहुत। इसको देखो, -1 की पावर n है, इसमें लिमिट पॉइंट कौन कौन से निकलेंगे इसके लिमिट पॉइंट कौन कौन, देखो 1 डालोगे तो 0 हो जाएगा, फिर 2 0 2 0 2 0 2 कहानी चलती रहेगी, 0 2 0 और 2। तो उसके डिराइव सेट में क्या आएगा भैया, इसके डिराइव सेट में आएगा 0,2, ठीक, करली ब्रैकेट है ये, करली ब्रैकेट, इट्स अ करली ब्रैकेट। यहाँ देखो 1/n, इसके लिमिट पॉइंट तो 0 ही होता है, अभी देखा था हमने ऊपर बना करके 0। लिमिट पॉइंट समझ रहे हो, लिमिट एंड ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पे निकाल रहा हूँ, सब कुछ तो मैं आना चाहिए, भी सिखा चुका हूँ, प्रैक्टिस करना है इसकी लेक्चर की आराम से। तो क्या आएगा, सिंगलटन 0, अकेला 0 एलिमेंट। इसमें देखो ध्यान से, इसका ड्राइव सेट में क्या आएगा, इसका लिमिट पॉइंट निकाल पाए तुम, नहीं निकाल पाए, इसका इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, इसका लिमिट पॉइंट ही नहीं है कुछ भी। तो ड्राइव सेट में क्या आएगा, खाली। अब खाली को मैथमेटिक्स में दिखाते हैं फाई से, तो इसके ड्राइव सेट में क्या आएगा, केवल फाई आएगा। तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। पहली क्लास थी, बिल्कुल घबराना नहीं है। डर है ना आपका, जो डर है मैथमेटिक्स को, रियल एब्स्ट्रैक्ट ऐसा कराऊंगा कि फीलिंग आ जाएगी फुल एचडी क्वालिटी में। पिछले 5 साल से भरोसा है बच्चों को, पिछले 5 साल से बीएससी में टॉपर निकल रहे हैं इस चैनल से पढ़ के, मुझसे ज़्यादा नंबर ले लेके आए हैं। बिल्कुल टेंशन मत लो, सही जगह पहुँचे हो। पूरा ग्रेजुएशन लेवल के जितना मैथ है आपका सारा करा दूंगा LT ग्रेड का, टेंशन न लेने का। 3 महीने मुझे दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार चाहिए। एक पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, शेयर करने का पैसा नहीं लगता, लाइक करने का पैसा नहीं लगता, कमेंट करने का पैसा नहीं लगता, बस आपका भला हो, हम सबका भला हो, ये चाहता हूँ। शुरू से 5 साल से आपके लिए समर्पित हूँ। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरी आपसे विदा लेता हूँ। नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना, आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बताएगा कि हाँ आज की मेरी मेहनत वसूल हो गई। तो इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरी आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले जोरदार वीडियो में धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो, ओके बाय एंड टेक केयर।